कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे ही टॉपिक है हमारा, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि मैनेजमेंट के व्यक्तियों का प्रबंधन। वैसे हम हर चीज का मैनेजमेंट करते हैं, हर चीज का प्रबंधन करते हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे घर है, चाहे कोई इंडस्ट्री है, चाहे हमारा देश, चाहे हमारी सेना है। हर जगह जो है वो हम प्रबंध करके ही आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम निर्जीव चीजों का भी प्रबंध करके उनसे उचित लाभ ले सकते हैं। और अगर मानव का हम उचित प्रबंध कर लें तो उनसे हम असीम लाभ ले सकते हैं, अनगिनत लाभ ले सकते हैं, जिनका कोई सीमा नहीं है। अर्थात हम उनसे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में अपार शक्ति होती है, अपार ताकत होती है, गुण होते हैं, सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। तो उस व्यक्ति से जिसके अंदर इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटियां होती हैं, इतने सारे गुण होते हैं, तो उस व्यक्ति से हम उसका मैनेज करके, उसका प्रबंधन करके हम उससे अपार लाभ ले सकते हैं। अर्थात बहुत सारे लाभ हम उससे ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में भी प्रबंधन की जरूरत होती है, बैंक में भी मैनेजर की जरूरत होती है, सेना में भी उसी प्रकार से मैनेजर की जरूरत होती है। कि सेना बहुत बड़ी सेना है, और बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद जो है हमें उन सैनिकों की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन सैनिकों की सुख सुविधाओं की या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी आपूर्ति करने के लिए मैनेज करना होता है। और इसके अलावा उनके साज सज्जा के लिए, रहन सहन के लिए, खान पीन के लिए और ट्रेनिंग वगैरह के लिए हर चीज की व्यवस्था करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को पूरा करेंगे तो वो एक मैनेजमेंट के द्वारा ही उसको पूरा किया जा सकता है। और मैनेजमेंट करके सैनिकों को हम उनकी ड्यूटीज दे सकते हैं, उनके कार्य के बारे में उनको बोध करा सकते हैं कि आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपका कर्तव्य की ये है। तो सबका बाइफर्केशन करके सबको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, और उसके बाद वो अपना कार्य निसंकोच होकर के करते रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आजकल के जो वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में अर्थात साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जो है वो मैनेजमेंट का कार्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आजकल जो विनाशकारी हथियार आ गए हैं, इन हथियारों से बचना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। और उस आवश्यकता के अनुरूप ही हमें मैनेजमेंट करना होता है। अर्थात वो उन व्यक्तियों को तैयार करना होता है, इस प्रकार से तैयार करें जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस सेना को तैयार करना होता है। अर्थात उनको मोटिवेट करना होता है, उसको अभिप्रेरित करना होता है, ताकि वो निसंकोच आगे बढ़ते रहें। अर्थात उनके अंदर जो डर है, जो भय है, उसको दूर करके और एक इस तरीके से उनको मैनेज करें ताकि वो उस विनाशकारी हथियारों के बीच में रह करके कार्यशील बने रहें, अर्थात कार्य करते रहें। अर्थात उन हथियारों का भय, आधुनिक हथियारों का भय या डर उन सैनिकों के अंदर ना हो। इस प्रकार से हम उनको मैनेज करें, इस प्रकार से उनको हम तैयार करें और उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद बताया गया है कि मानव सभ्यता के विकास से लेकर के और आधुनिक समय तक सभी तरह के कार्यों में संचालन मनुष्य के हाथ में रहा है। देखिए, संचालन जो है वो शुरू से लेकर के मानव सभ्यता के विकास से लेकर के और आज तक संचालन मनुष्य के हाथ में रहा है। मनुष्य ही सब चीजों को संचालित करता है, मनुष्य ही सब चीजों को चलाता है। इवन हम ये कहते हैं कि मैन बिहाइंड मशीन, हर मशीन के पीछे जो है वो आदमी काम करता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जो है वो सारी की सारी चीजों का संचालन मनुष्य के द्वारा ही पूरा होता है। और मानव ने अपनी अदम्य कल्पना शक्ति एवं सूझबूझ का परिचय दिया है। अर्थात वो अपनी सूझबूझ से सब चीजों का संचालन कर लेता है।
और अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों वाले आज के कंप्यूटर युग में अनेक कार्यों में मशीनों या रोबोटों का सहारा लिया जा रहा है। जैसे आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में ये बात सही है कि कंप्यूटर का और रोबोटों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उन रोबोटों को या उन कंप्यूटर को कौन संचालित करता है? व्यक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, व्यक्ति के द्वारा उनको मैनेज किया जाता है, तो व्यक्तियों को भी तो मैनेज करना जरूरी है। इसी प्रकार से हम जैसे रोबोट और कंप्यूटर को संचालित करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी सेना को संचालित करना होता है, हमें अपनी सेना का मानव प्रबंध करना होता है ताकि वो आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार की भूल से बचे। देखिए, अगर हम उनको मैनेज नहीं करेंगे तो वो गलतियां करने की संभावना ज्यादा होती है, और अगर हम उनको पहले मैनेज कर लेते हैं, पहले प्रबंध कर लेते हैं, सब चीजों का प्रबंध कर लेते हैं, तो भूल की संभावना बहुत कम होती है। और उसके बाद जो है, मशीनों और रोबोटों का निर्माण भी मानव मस्तिष्क ने ही किया है। वास्तव में मानव प्रबंधन के बिना न तो कोई व्यवस्था चलाई जा सकती और न ही युद्ध लड़े जा सकते। अगर मानव की व्यवस्था ना की जाए, ना तो कोई व्यवस्था को पूरा किया जा सकता, कोई व्यवस्था चलाई जा सकती, और ना ही मानव के बिना युद्ध लड़े जा सकते, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसी हमें आवश्यकता होती है वैसा आविष्कार हम कर लेते हैं। भाई, हमें जरूरत महसूस की कि मैन पावर जो है वो कम होती जा रही है, तो हमने रोबोट का सहारा लिया, या हमने ये देखा कि आजकल के आधुनिक हथियारों में आदमी के अंदर या व्यक्ति के अंदर या सैनिक के अंदर जो है डर या भय ज्यादा है, और उस भय या आधुनिक मशीनों के बीच में व्यक्तियों का ज्यादा हताहत ना होना पड़े, व्यक्तियों को ज्यादा हताहत ना होना पड़े, इसलिए हमें रोबोटों का सहारा लिया। ये रोबोटों का सहारा इसीलिए लिया ताकि इन विनाशकारी मशीनों के बीच में मनुष्य के लिए कार्य करना बड़ा मुश्किल है, और उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें रोबोटों का सहारा लिया, ताकि हमें जनशक्ति का ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, और जो आविष्कार हम करते हैं वो आविष्कार जैसे हमारी जरूरत होती है उसके अनुसार हम कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है तो हम रोटी के लिए कोई ना कोई अपना प्रयास करते हैं उस भूख को मिटाने के लिए, और हर कोई जिसका जो क्षेत्र है वो उसी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता है, अर्थात उस क्षेत्र में अपनी विशेषता, अपने गुण, अपनी पारंगतता वो दिखाने की कोशिश करता है, अर्थात वैसा ही वो आविष्कार वो कर लेता है। तो आविष्कार उपभोगवादिता को बढ़ावा देती है। जैसे हमें आविष्कार जो है वो सुख सुविधाओं को बढ़ावा देती है और अधिक उपभोगिता प्रबंधन को जटिल बनाती है, और ज्यादा हम सुख सुविधाएं ग्रहण कर लेंगे तो फिर मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, आजकल के युग में जो सैनिक हैं वो बड़े ही टेक्निकल हैं या बड़े ही जागरूक हैं, और जागरूक होने के बाद उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अनपढ़ आदमी को हम जल्दी मैनेज कर लेते हैं, उसको समझा लेते हैं, लेकिन जब कोई जागरूक है तो उसको मैनेज करना या उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि उनको लॉजिक दे करके हम समझा तो लेते हैं, लेकिन वो टाइम लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो है, जो ये उपभोगिता, ये जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे आजकल जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल हमारे पास है, इसने हमारे को सुख सुविधाएं तो प्रदान की, लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने कुछ जटिलताएं खड़ी कर दी, हमारे साथ कुछ समस्याएं खड़ी कर दी, और मानव को हर पग पर सुविधा भोगी बना दिया। और जो मानव है उसको सुविधा भोगी बना दिया गया है कि वो सुविधाओं का भोग कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है सेना भी इन्हीं लोगों में से भर्ती की जाती है कि जो सुख सुविधा भोग रहे व्यक्ति होते हैं, जो समाज होता है, सुख सुविधा जो भोग रहा होता है, उसी समाज में से भर्ती व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। अतएव आधुनिक सुशिक्षित समाज में भर्ती हुए व्यक्ति सैनिक के रूप में अपने उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धता तथा अपने अधिकारों
की सजगता पर अधिक ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है, जैसे आजकल आरटीआई के बारे में सबको पता होता है, अगर उनको उनके सामने किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है तो वो अपने आप रियलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा वो सजग हो जाते हैं, अपने आप में जागरूक हैं। और जागरूक होने के बावजूद जो है ये ऐसे सैनिकों के हितों का पूर्ण ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, जागरूक होने के बाद हमें उनके हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा और ध्यान रख करके उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए कुशल मानव प्रबंधन की आवश्यकता है। जागरूकता के बाद हमें उनके हितों का पूरा ध्यान रखना होगा और अनुशासन बनाए रखने के लिए, उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए कुशल मानव प्रबंध की आवश्यकता होती है। अतः हमें सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि मानव प्रबंधन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए कि मानव प्रबंधन का अर्थ क्या है। देखिए, मानव प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है व्यक्तियों का प्रबंध करना, व्यक्तियों का मैनेज करना, व्यक्तियों को मैनेज। देखिए, अकेले एक आदमी जो है वो सेना नहीं जुटा सकता। सेना में हमें अनेक वर्गों के, अनेक समुदाय के, अनेक क्षेत्र से, अलग अलग जगह से जो है लोगों की भर्ती की जाती है। तो वो एक व्यक्तियों को प्रबंध करना होता है या ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना होता है जिनमें जो सेना के लिए क्वालिटियां होनी चाहिए, उन व्यक्तियों को हमने उस भीड़ से अलग निकालना है और फिर उनको मैनेज करना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको दिशा दिखानी है। और यही इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मानव प्रबंधन का, कि व्यक्तियों का प्रबंध करना। मानव प्रबंध सैनिक दृष्टि से सैनिकों का प्रबंध करना। देखिए, वैसे मानव प्रबंधन की बात हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो संदर्भ है, हमारा जो मतलब है वो सैनिकों से है। और मानव प्रबंध सैनिक दृष्टि से सैनिकों का प्रबंध करना है, क्योंकि सेना सशस्त्र व्यक्तियों का सुसंगठित दल होता है। जो सेना होती है वो एक सुसंगठित दल होता है, अर्थात जिसमें अनुशासन हो, पूरे वो एक संगठन में रहें, इकट्ठे रहें, अर्थात एक सशस्त्र सेना जो सुसंगठित हो, अर्थात उसके अंदर जो सेना के लिए जो क्वालिटियां, जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता और गुण उसके अंदर, उन गुणों का समावेश उन व्यक्तियों के अंदर हो। वो एक ऐसा सुसंगठित दल जिसे हम मैनेज करके आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात मानव प्रबंधन का तात्पर्य सेना के सैनिकों की ऐसी प्रबंध व्यवस्था से है जिससे समय पर उनकी उचित व जरूरी आवश्यकताएं सुगमता से पूरी की जा सके। भाई, हमें उनकी जो आवश्यकताएं हैं, हमें उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी नीड्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि वो जरूरतें उनके समय पर पूरी हो सकें। और वास्तव में मानव प्रबंधन का अर्थ एक व्यवस्था द्वारा संगठन या समूह के सदस्यों की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का उद्देश्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से कुशल पूर्वक का उपयोग सुनिश्चित करता है। और कुशल प्रबंधन ही समस्त क्रियाओं का आधार कहा जाता है। ये जो कुशल प्रबंधन है वो समस्त क्रियाओं का आधार माना जाता है, कि सारी की सारी क्रियाओं का आधार जो है वो मैनेजमेंट है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर ने अपनी सेना में आपूर्ति व्यवस्था के ऊपर और अनुशासन के ऊपर विशेष बल दिया था। और इसी तरीके से जो है नेपोलियन भी जो है वो कहता था कि सेना पेट के बल चलती है, वो भी अपनी आपूर्ति व्यवस्था के ऊपर विशेष बल देता था और समय के को बड़ा महत्व देता था नेपोलियन। और उन्होंने जो मैनेजमेंट की, उस मैनेजमेंट के उदाहरण आपके सामने हैं कि नेपोलियन ने कितनी प्रसिद्धि प्राप्त की, सिकंदर ने कितनी प्रसिद्धि प्राप्त की, ये आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों के आधार पर या मैनेजमेंट के आधार पर उन्होंने कितना अच्छा मैनेज अपनी सेना को किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुशल प्रबंधन ही समस्त क्रियाओं का आधार माना जाता है, आधार कहा जाता है। और इसके अलावा जो है मानव प्रबंध सैनिकों के लिए की जाने वाली व्यवस्था है, कि मानव प्रबंध जो है वो सैनिकों के लिए ही की जाने वाली व्यवस्था है और जिसमें उनके उपयोग
एवं आवश्यकता की समस्त वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। जो उनके उपयोग के लिए, जो उनकी आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। किंतु मानव प्रबंधन के व्यापक अर्थ में मानव प्रबंधन सैनिकों के प्रबंधन की वह व्यवस्था है जिससे उनके दैहिक, बौद्धिक, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिससे सैनिकों की शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से बौद्धिक आशंकाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जो है पूर्ण सामर्थ्य हो जाता है, या वो पूरे के पूरे जो है समर्थ हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं काम करने के लिए। अर्थात हमें उनकी जो फिजिकली और मेंटली और जो मॉरली जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हमें टाइमली करनी चाहिए, और जिससे सैनिक के जो है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बौद्धिक आकांक्षाओं के अनुरूप उनको पूर्ण सामर्थ्य उनको प्राप्त होता है, पूर्ण समर्थन उनको मिलता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि मैन मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है, महत्व इसका क्या है। देखिए, हर चीज का अपना महत्व होता है, हर चीज की अपनी आवश्यकता होती है, किसी को अनदेखा नहीं किया जा सकता, सबका आप अपना रोल होता है। देखिए, आप घर में चाहे 4 भाई बहन हैं तो सबकी अब अपनी आवश्यकता है। आप किसी दूसरे की जगह आप पूरा नहीं कर सकते, या दूसरे का खालिस्तान आप नहीं भर सकते। तो इसी प्रकार से जो है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे अनुशासन है, चाहे लीडरशिप है, चाहे मनोबल है, इन सब का अपना योगदान है। एक दूसरे की पूर्ति नहीं कर सकता, अर्थात उनकी अपनी आवश्यकता और महत्व अलग अलग रहेगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें काम आने वाले उपकरणों को एकत्रित कर। देखिए, पहले तो मान लो हम खेती करते हैं और हम खेती करने वैसे ही चले जाएं, खेत में कोई उपकरण साथ में लेके जाएं तो खेत में जाकर क्या करेंगे। उसके लिए हमें मैनेज करना पड़ता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के लिए कौन से औजार या कौन से उपकरण जो हैं वो हमें जरूरत पड़ेगी, वो एकत्रित करने होते हैं, और एकत्रित करके फिर व्यवस्थित करके प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले एकत्रित करने होते हैं, फिर उनको मैनेज करना होता है, भाई उनको कैसे उपयोग में लाना है। इस प्रकार से हम वो सारी की सारी तैयारियां करते हैं। और इसी तरह से सेना में युद्ध के लिए सैनिकों को संगठित या एकत्रित करते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जिससे वे अग्रिम कार्रवाई के लिए पूर्ण तैयार हो जाते हैं। ये पहले हम सेना का संगठन तैयार करते हैं, फिर उनकी आवश्यक चीजें जो उनको जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति करते हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सैनिकों की तैयारी में उनके भोजन, जैसे उनकी तैयारी कैसे करें, भाई सबसे पहले भोजन, उसके बाद वस्त्र, हथियार, अनुशासन, साहस आदि का प्रबंध करना होता है। देखिए, भोजन की हम व्यवस्था कर सकते हैं, वस्त्र की व्यवस्था कर सकते हैं, हथियारों की व्यवस्था कर सकते हैं, ये व्यवस्था। और उसके साथ साथ अनुशासन जो है वो बनाना होता है, वो अपने आप या खरीदा नहीं जा सकता। अनुशासन को हम परचेज नहीं कर सकते, साहस को हम परचेज नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो व्यक्ति के अंदर डाली जाती हैं, पैदा की जाती हैं, जागरूकता व्यक्ति के अंदर की जाती है कि उन व्यक्तियों को इतना जागरूक बना दिया जाता है कि उनको पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है, और उनके अंदर जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम और त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए। और फिर उनके अंदर अनुशासन और साहस जो है हम पैदा कर सकते हैं। ये कब होगा, जब उनकी हम बेसिक जरूरतें, आधारभूत जरूरतें जो है उनकी हम पूरी करते रहेंगे, तभी जाकर के ये चीजें जो है उनको रियलाइज होंगी, उनको महसूस होंगी। और इन उपयोगी तत्वों के प्रबंधन में यदि कोई कमी हो जाती है तो पूरे मनोवेग और पूरी क्षमता के साथ वो चाहकर भी योगदान नहीं दे पाते। अगर उनकी आधारभूत चीजों के अंदर कोई कमी हो जाती है तो वो चाहने के बावजूद भी जो है उस काम को पूरा नहीं कर पाते, अर्थात उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता टूट जाती है या उतनी नहीं रहती जितनी हमने पहले उनको तैयार किया हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सैनिकों को इसका लाभ तो मिलता है, जो सैनिक हैं हमारे
उनको सेना में मानव प्रबंधन का अत्यधिक महत्व है और यही वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सैनिकों को हष्ट पुष्ट और उच्च मनोबल वाला बनाया जा सकता है। राष्ट्र सैनिक मदों में वृद्धि चाहे जितनी अधिक कर दे, लेकिन मानव प्रबंधन ठीक नहीं है तो सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिलता। अगर मैन मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो सैनिकों को इन चीजों का, बाकी चीजों का फिर लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो लाभ तभी ले पाएंगे तब हमारे सैनिक उस काम को करने के लिए योग्य हैं, उस काम को करने के लिए परफेक्ट हैं, तैयार हैं, उनके अंदर साहस है, मनोबल है, तो ही वो चीजें वो कर पाएंगे, अनुशासन है तो ही वो चीजें वो पूरी कर पाएंगे, तभी उनका वो लाभ ले पाएंगे। युद्ध जो है मानव जीवन का सबसे कठिनतम कार्य है। लड़ाई जो है लड़ना वो मानव जीवन का सबसे कठिनतम कार्य है और इससे राष्ट्र अपनी पूरी ताकत और सैनिक शक्ति, पूरी क्षमता जो है उसके अंदर भेंट कर देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि सैनिक किसी अभावग्रस्तता का शिकार हो गया, देखिए सब कुछ हम दांव पर लगा लेते हैं युद्ध के अंदर, लेकिन उसी समय हमारे सैनिकों की कोई बेसिक चीज उनको नहीं मिल पाती, जैसे हथियारों की आपूर्ति उनकी रुक जाती है, खाने की आपूर्ति उनकी रुक जाती है, तो फिर वो उस चीज का अभाव महसूस करते हैं और फिर उसके शिकार होने शुरू हो जाते हैं, अर्थात उस अभावग्रस्तता का वो शिकार हो जाते हैं और उनकी दक्षता या उनकी कुशलता में, उनकी निपुणता में, उनके साहस में, उनके अनुशासन में कमी आनी शुरू हो जाती है। और वो कमी जो है वो राष्ट्र जबकि जो है राष्ट्र सब कुछ लुटाने पर भी अपने उद्देश्य को पाने से दूर हो जाता है। देखिए राष्ट्र जो है सब कुछ लुटा देता है, युद्ध के अंदर सब कुछ दांव पर लगा लेता है, लेकिन सैनिकों में जब मैन मैनेजमेंट नहीं होती है तो सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अतएव एन केन प्रकार मानव प्रबंधन मानव के अनुरूप होना चाहिए। देखिए जो हम काम करें वो हमारे अनुरूप होगा, हमारे अनुकूल होगा, तभी हम काम कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे दैनिक क्षमता दक्षता के साथ अपना योगदान देकर राष्ट्र का लक्ष्य अर्जित किया जा सकता है। कि जो राष्ट्र का लक्ष्य है उसको अर्जित करने के लिए हमें यान कान प्रकार हमेशा जो है हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, तभी जो है राष्ट्र का उद्देश्य हमें अचीव होगा, प्राप्त होगा। तो मानव प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम बातें करें तो मानव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य सेना की ऐसी व्यवस्था से है जिससे वे शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ, संतुष्ट रहें और उनमें बौद्धिक गुणों का संवर्धन हो और सैनिकों के रहन सहन, खान पान और उनके जो हथियार वगैरह हैं वो उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें, अर्थात उनकी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से बना करके रखी जाए और तथा उनका बौद्धिक विकास एवं त्याग व बलिदान की भावना जागृत करने के लिए हमने विशेष रूप से उनको शिक्षण प्रशिक्षण का विशेष प्रबंध करना चाहिए। किसी व्यक्ति में जब तक त्याग की भावना नहीं उत्पन्न होती, जब तक चाहे जितनी भी सुविधा एवं उपभोग की प्राप्ति होती रहे उससे संतुष्ट व परिपूर्ण नहीं होती, किंतु त्याग की भावना आते ही अभावग्रस्तता दूर हो जाती है। देखिए जब हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाती है तो हम किसी चीज की अभाव महसूस नहीं करते, तो सारी की सारी चीजें दूर हो जाती हैं, अर्थात दरकिनार हो जाती हैं और नवीन चेतना हमारे अंदर जागृत होती है और उससे हमारा मनोबल का विकास होता है और मनोबल का विकास होने के बाद जो है वो संसार के पदार्थ भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है और उसके बाद जो है हमारी जो सुख सुविधाएं भोगने की जो आदत है वो सब हम छोड़ देते हैं और लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्याग की भावना एवं इसकी आवश्यकता के संबंध में सैनिक अकादमी देहरादून में भी हॉल के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा सदैव पहला कर्तव्य देश के प्रति सचेत रहना चाहिए, अर्थात देश के प्रति पहला कर्तव्य आपका ये है कि आप देश के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें और अंतिम में तुम्हारे स्वयं के हित आते हैं, अर्थात पहले हित जो है वो राष्ट्र के हैं, दूसरे जो हैं अंतिम हित जो है वो आपके। आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए बाद में आपकी सुख सुविधाएं, पहले राष्ट्र हित है, राष्ट्र के लिए आपको
राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रहित के लिए आपको सेना में भर्ती किया गया है। और आपका परम धर्म कर्तव्य यही है कि आप अपने आप में सुसंगठित रह करके, अनुशासन में रह करके और राष्ट्र के लिए कार्य करें, त्याग और बलिदान की भावना के साथ आगे बढ़े। यही जो है मैन मैनेजमेंट है। और सैनिकों में त्याग व बलिदान की भावना उभारने तथा युद्ध काल में उन्हें देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की भावना से अनेक प्रेरणा प्रसंग के उद्धरण दिए जाते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा था कि अगर तुम युद्ध में मारा जाकर शौर्य को प्राप्त होगा, अगर युद्ध में मारे जाते हो तो शौर्य की प्राप्ति आपको होगी, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य आप भोगेंगे। और जब संग्राम जीत करके, लड़ाई जीत करके आप आएंगे तो उससे जो है आप पृथ्वी का राज भोगेंगे। जो पृथ्वी का राज है उसको आप भोगेंगे, उसका जश्न आप मनाएंगे। इस कारण कहा था, हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो, कि निश्चय कर लो, इरादा पक्का कर लो, दृढ़ हो जाओ, अपने आप में मजबूत हो जाओ, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो उसके बाद बताया गया है कि मानव प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो मानव प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। पहली चीज बताई गई है शारीरिक स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य की सैनिक जो हैं वो स्वस्थ होने चाहिए शारीरिक रूप से। ये तो आपने भी देखा भी है, सुना भी है कि सेना में अपंग व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाता। इवन वहां एक सैनिक को किसी प्रकार की असुविधा हो जाती है, किसी प्रकार के कोई इंजरी हो जाती है तो उसको अयोग्य करके घर भेज दिया जाता है, अर्थात पेंशन देकर उसको घर भेज दिया जाता है, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं रहा। तो शारीरिक स्वास्थ्य पहली चीज है जो मानव प्रबंधन के लिए आवश्यक है। और शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात हम उनके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, जैसे उनको अच्छा खाना दें, और अच्छे खाने के साथ साथ जो है निंद्रा पूरी दें, विश्राम के लिए समय दें, व्यायाम वगैरह हम करवाएं, परेड करवाएं और चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए। तभी वो सैनिक रियलाइज करेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमारी भलाई के लिए हो रहा है। ये सुविधा जो है वो हमारे को अवेल करवाई जा रही है और उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उससे जो है उनको राष्ट्र के प्रति उनमें प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। पहली चीज शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरी चीज बताई गई है मानसिक स्वास्थ्य, कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए, मानसिक रूप से बीमार नहीं होनी चाहिए। वो मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहेंगे, जैसे देखिए मनुष्य है, मनुष्य जो है वो घर से दूर रहेगा तो एक कारण उसको कई बार चिंताएं हो जाती हैं, कई बार वो परेशानियों का सामना करता है, जैसे कई बार घर की याद आती है और वो सोच फिक्र करता है, अर्थात वो परेशान होता है। तो उस पहले दूसरी चीज है कि मानसिक स्वास्थ्य, कि मानसिक रूप से हमें उसको स्वस्थ रखना होता है, अर्थात उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देना है। अर्थात उन सैनिकों की उन चिंताओं को, उन निराशाओं को, अर्थात भय और शौक, आकांक्षाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए कि सैनिक की क्या आकांक्षाएं हैं और उन्हें दूर करने के उपाय हमें ढूंढ लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको दूर किया जा सकता है। जैसे सैनिकों में बहुत कुछ मानसिक रोग, अनेक अधिकारी की व्यक्तिगत सहानुभूति से दूर हो गई। देखिए कई बार तो हमारी जो थोड़ी सी सहानुभूति, अफसर जो है वो थोड़ा सा नरम रवैया रख करके या थोड़ी सी सहानुभूति रख करके सैनिक के साथ बात करेगा तो ज्यादातर समस्या हमारी वहीं दूर होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पहले जब आदमपुर कॉलेज में था तो वहाँ जो प्राचार्य जी थे, प्रिंसिपल साहब थे, वो ललित आर्य थे, और उन्होंने जो है जब कोई बच्चे मान लो स्ट्राइक में भी चले जाते थे तो वो उनके साथ बड़ी सहानुभूति रखता था और उनके फेवर करके उनको तभी मना लेता था। तो ये गुण एक जो नेतृत्व करता है उसके अंदर होना चाहिए। वो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक फार्मूला है कि आप उनकी भावना के अनुरूप उस समय बातें करें, उनको ये रियलाइज होगा, उनको ये महसूस होगा कि ये तो हमारी तरफ ही है। तो उससे उनकी जो सारी की सारी जो टेंशन्स हैं, जो सारी के सारे भय या डर हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारी शंकाएं उनकी दूर हो जाती हैं।
और उससे जो है वो निराशा, उसका अकेलापन, जो ऊब गया था, थक गया था, वो सब सामान्य हो जाते हैं और वो अपने आप में स्वस्थ महसूस करता है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती। उसके बाद वेतन। देखिए, ये वेतन भी जो है ये मानव प्रबंधन की एक आवश्यकता है। अगर उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम तनख्वाह दें, देखिए काम के बदले हम उनको रेम्युनरेशन दें, पैसा दें, तनख्वाह दें, अगर वो पैसा जो है वो इतना हमें देना चाहिए ताकि उसके परिवार का लालन पालन आसानी से हो जाए, अर्थात वो धन का अभाव कभी महसूस ना करे, अर्थात धनाभाव से ग्रस्त ना हो। अगर वो धनाभाव से ग्रस्त हो गया तो वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि तेरा परिवार परेशानी में है, तो वो पूर्ण रूप से अर्थात मानसिक रूप से वो रोगी हो जाएगा और उसका ध्यान विचलित हो जाएगा, अर्थात वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहेगा और कंसंट्रेशन ना होने की वजह से उसके जो मैन मैनेजमेंट है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद अवकाश। देखिए, आपने देखा होगा कई बार सेना में एक साथी अपने बोस को या अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको निशाना बना लेते हैं, अर्थात गोली मार देते हैं या अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका क्या कारण होता है कि उनको समय पर अवकाश नहीं मिलता या उनको कोई परेशानी है, उस परेशानी का सामना वो कर रहे हैं और उसका कोई समाधान उनको नजर नहीं आता। तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो अवकाश, जब सैनिक को जरूरत होती है उस जरूरत को महसूस करके हमें उनको अवकाश दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मैन मैनेजमेंट का तत्व है। इसके द्वारा भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप हम सोचें और जब उनको जरूरत हो जो उनको छुट्टी वगैरह हम दे दें, अवकाश की व्यवस्था करें। उसके बाद आपत्ति एवं सुझाव। मानव प्रबंधन की विशेषता, विशेष व्यवस्था के पश्चात भी सैनिकों की को कुछ व्यवस्था संबंधी आपत्तियां भी हो सकती हैं, उसके लिए हम उनसे सुझाव मांगें और उन सुझावों को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, हमारे अंदर